हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, हमने हमारी कंप्यूटर की क्लास को कल लास्ट वाली क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने क्लास में स्टार्ट कर लिए थे इनपुट डिवाइस, और हमने देखा था कि भाई इनपुट डिवाइस कैसे काम करती है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। और उसमें मेनली हमने सबसे पहले कंप्लीट की है हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस। तो चलिए, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्लासेस को देखने के बाद रिवाइज भी जरूर किया होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो आपको माइंड में आंसर आ गया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने रिवीजन किया होगा। और जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है तो उनको मैं बता देती हूँ कि भाई प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस ये दो ही प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। तो ये हमने कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। और कुछ एक कीज और बच गई है कीबोर्ड के बारे में, तो उनका भी आज हम जो है उनकी फंक्शनलिटी को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ताकि इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो चलिए बात करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो देखिएगा कीबोर्ड पर एक की होती है प्रिंट स्क्रीन बटन या प्रिंट स्क्रीन की होती है। अब जो ये प्रिंट स्क्रीन की होती है, ये जो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है, ये कैसे काम करता है, कीबोर्ड में इसका यूज क्या है। भाई कीबोर्ड पे इसको लगाया गया है, इसका मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन तो करती है, कोई ना कोई कार्य तो करती है। अब इसका यूज, सपोज कीजिएगा कि भाई आप वर्ड की एक फाइल बना रहे हैं, और वर्ड की फाइल आपने लगभग 3 पेज की बना ली है। अब आप चाहते हैं कि ये तीनों पेज की फाइल जो है वो इनकी प्रिंट आपके पास में मिल जाए, आप इनकी प्रिंट निकलवा सको। तो आप इनकी प्रिंट कैसे निकलाओगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन पेजेस को आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप जो है कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की पर प्रेस करेंगे, तो आपको इसकी इन पेजेस की क्या हो जाएगी भाई, प्रिंट मिल जाएगी। ठीक है, फिर प्रिंट होगी। और अगर आपने प्रिंट इस स्क्रीन की नहीं दबाई है तो ऐसे तो इनकी प्रिंट नहीं आ सकती। ठीक है, तो प्रिंट स्क्रीन बटन अब ये होता कहाँ है? तो भाई जो हमारा कीबोर्ड था, चलिए एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ कीबोर्ड बनाकर भी। देखिए, ये जो हमारा कीबोर्ड था, इस कीबोर्ड पर इस तरफ जो हमारा न्यूमेरिकल कीपैड होता था, न्यूमेरिकल कीपैड जिसमें टोटल कितनी कीज होती है, फटाफट से आंसर दीजिए भाई। तो टोटल कीज होती है यहाँ पर 17। कितनी होती है भाई? 17 कीज होती है न्यूमेरिकल कीपैड पर। टोटल 17 कीज होती है। इस न्यूमेरिकल कीपैड के ऊपर 3 टॉगल कीज होती है, जो सबको मालूम है अगर क्लास रिवाइज की है तो। भाई एक होती है नम लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक, और एक होती है यहाँ पर कैप्स लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो होती है 3 टॉगल कीज। चलिए, इन्हीं टॉगल कीज के पास में यहाँ पर 3 बटन और होते हैं। उन्हीं बटन में अगर हम बात करें तो एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन की। क्या होता है भाई? प्रिंट स्क्रीन की का बटन होता है। तो ये प्रिंट स्क्रीन बटन की कैसे काम करती है समझ में आ गया कि भाई कंप्यूटर में किसी भी पेज का प्रिंट हमें निकलवाना है तो हम प्रिंट स्क्रीन बटन की का उपयोग करेंगे। चलिए आगे। चलिए, अब आगे देखो, नेक्स्ट बटन आता है स्क्रोल लॉक बटन। तो देखो, इस प्रिंट स्क्रीन की के पास में ही एक बटन होता है स्क्रोल लॉक बटन। अब देखो आप कि ये जो स्क्रोल लॉक बटन है, ये दो जगह होता है, ये कीबोर्ड पर दो होती है। एक तो इस प्रिंट स्क्रीन की के जस्ट पास में होती है, और एक जो ये आपने न्यूमेरिक कीपैड पढ़ा था, इस न्यूमेरिकल कीपैड के 3 जो ऊपर कीज होती है, उन कीज में भी एक कीज क्या होती है? स्क्रोल लॉक बटन होता है। तो यानी कि स्क्रोल लॉक बटन कीबोर्ड पे कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। ठीक है, और काम तो इनका एक ही है, काम इनका है कि भाई पेज को स्क्रॉल करना। पेज को स्क्रॉल करने का मतलब है कि भाई आप पेज को दाएं से बाएं ले जा सकते हैं। ठीक है, या बाएं से दाएं की ओर ला सकते हैं, या ऊपर से नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल का वो काम होता है। अब एक चीज और समझनी है इसको यहाँ पे, कि जो यह वाली कैप्स लॉक, नम लॉक, और इधर वाली जो स्क्रॉल लॉक है, वो पेज को स्क्रॉल करने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ वाली जो ये कीज है प्रिंट स्क्रीन के पास में, इसका काम क्या है? इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना या इंफॉर्मेशन एक स्थान पर रहने पर रुक जाती है। सपोज कीजिए कि भाई आपका जो कर्सर है वो पेज में इस जगह है, और आपने जैसे ही स्क्रॉल लॉक की दबा दी तो ये कर्सर यही रुक जाएगा। अब इसके आगे इस पेज पर कुछ भी काम नहीं होगा, यानी ये पेज को वहीं पे क्या कर देगी? स्क्रॉल कर देगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। फिर नेक्स्ट इसके पास में की होती है पोज बटन। कौन सा बटन भाई? पोज बटन। और पोज बटन का मतलब सबको ही पता है, पोज करने का मतलब कि भाई किसी चीज को रोक देना। क्या कर देना? किसी चीज को रोक देना। तो
तो पोज बटन का कार्य क्या है? इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। जैसा स्क्रॉल बटन काम करती है वैसा ही ये पोज बटन भी काम करता है। दोनों से क्या होता है भाई, पेज लॉक हो जाता है, कर्सर आगे मूवमेंट नहीं करता है, यानी कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है इसके अंदर, है ना। तो कोई भी गतिविधि नहीं होती है। यही काम है किसका? स्क्रॉल लॉक बटन का और पोज बटन का। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या? इनमें डिफरेंस ये है कि स्क्रॉल लॉक बटन से अगर आप किसी पेज पे आ रही सूचनाओं को लॉक कर देते हैं, तो फिर आप जब दोबारा स्क्रॉल लॉक बटन को ही दबाओगे तभी वो स्क्रॉल लॉक का प्रभाव खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पोज बटन की, पोज बटन दबा दिया है तो इसके जो प्रभाव आपको खत्म करना है तो आप फिर कीबोर्ड की कोई भी की दबा दो, पोज बटन वाला जो है ऑप्शन खत्म हो जाए, ठीक है। तो बस यही मेजर डिफरेंस है, बाकी काम इनका दोनों का एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कीज आती है कंट्रोल और ऑल्ट बटन। तो पहले तो भाई बताइए, कंट्रोल और ऑल्ट बटन ये कैसी कीज है? इनको कहते हैं स्पेशल पर्पस कीज। इन्हें क्या कहेंगे भाई? इन्हें कहेंगे स्पेशल पर्पस कीज, या इन्हीं को कहेंगे मॉडिफायर कीज। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। इन्हीं को जो है इन्हीं को मॉडिफायर कीज और इन्हीं को कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है। यानी कभी भी ये अकेले की यूज नहीं की जाती है। इनको हमेशा जो है कंप्यूटर में किसी ना किसी और की के साथ में प्रेस करके ही इनका उपयोग किया जाता है, या हम कह दें कि इनकी जो फंक्शनलिटी है वो किसी और की के साथ प्रेस करने पे ही होती है, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल या ऑल्ट बटन की बात करें। ये दो अलग अलग बटन हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। तो जब विशेष कार्यों के लिए किया जाता है इसलिए इसको स्पेशल पर्पस कीज भी कहा जाता है। बड़े आगे चलिए, और कंट्रोल और ये ऑल्ट बटन कीज कहाँ होती है भाई? जो हमने कीबोर्ड देखा था, तो कीबोर्ड में चलो एक सेकेंड, है ना। ये जैसे कि ये कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड पर जो है ये ऑल्ट और बटन की कहाँ होती है? जो ये आपकी स्पेस बार होती है सबसे बड़ी, उसके जस्ट पास में होती है ऑल्ट की, उसके जस्ट पास में क्या होती है? ऑल्ट की। और ऑल्ट की भी कीबोर्ड पर कितनी होती है भाई? दो होती है, ठीक है। और इसी के पास में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ होती है, सॉरी इस तरफ होती है कंट्रोल की। कौन सी की भाई? कंट्रोल की। तो कंट्रोल की भी कितनी होती है भाई? दो होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो स्टिक बटन। अब ये स्टिक बटन क्या है? ये जो है कीबोर्ड में एक नई चीज जोड़ी गई है। ये कीबोर्ड में स्टिक बटन काम कैसे करती है? ये वह उपयोगकर्ता, ऐसे यूजर जो दो या दो से अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें यूजर जो है वो मॉडिफायर कीज कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, है ना, इन कीज के साथ को इन की को विंडो की के साथ लगाता है और दो बार दबाकर तब तक सक्रिय बाहर रख सकता है जब तक कि दूसरा बटन ना दबा दिया जाए। भाई जब है ना, इसमें क्या करेगा यूजर भाई, अगर कंट्रोल के साथ में कोई भी आप और की प्रेस करते हो, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करी है, ठीक है, तो जिसके लिए इजी है दोनों की को एक साथ प्रेस करना वो तो काम कर लेगा। लेकिन जो यूजर इन दोनों की को एक साथ प्रेस करने में असुविधा महसूस करते हैं, उनसे नहीं हो पाती है, तो फिर वो क्या करता है कि भाई इस शिफ्ट की को दबा देगा, इस शिफ्ट की को दबाएगा, और फिर जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, और फिर उसके बाद में विंडो की दबा देगा। कौन सी दी? विंडो की को अगर लगातार दबा कर रखेगा, विंडो की को दो बार दबा कर रखेगा, तो यहाँ पर जो है ये की भी क्या रहेगी? सक्रिय रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब तक दूसरा बटन ना दबा दिया जाए, विंडो की भाई शिफ्ट की को दबा दिया, शिफ्ट की के बाद में सीधा विंडो लोगो की दबा दी। अब वो चाहे जितना टाइम लेकर इसके साथ की जो कॉम्बिनेशन की है उसको दबा सकता है, चाहे जितना टाइम लेके, तब तक जो है ये शिफ्ट की क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पर स्टिक बटन का यूज ये होता है। चलो आगे बढ़ो। अब आगे देखो कि भाई कीबोर्ड तो लगभग कंप्लीट हो गया है, और कीबोर्ड और माउस के लिए जो है वो हम जो है थोड़ा सा एक मतलब जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ना। तो कीबोर्ड और माउस के लिए हम तीन क्वेश्चन क्या रिपीट करेंगे भाई? चलो, तो पहले देखो कि भाई कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है ना, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, ये हमें थोड़ा याद रखना है। तो कीबोर्ड के आविष्कर्ता या कीबोर्ड के इन्वेंटर है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड? तो कीबोर्ड के इन्वेंटर है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लोथम क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स कीबोर्ड के आविष्कर्ता है,
है। चलिए, भाई ये दोनों प्राइमरी डिवाइस है ना भाई, कीबोर्ड और माउस, तो कम से कम इनके आविष्कर्ता तो आपको मालूम होने ही चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, ठीक है। अदर बाकी सारे इनपुट डिवाइस के आप याद नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन दो के तो हमें मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड के इन्वेंटर या कीबोर्ड के आविष्कर्ता कौन है? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। और अगर बात की जाए माउस की, तो भाई माउस के कौन है, माउस के इन्वेंटर कौन है, माउस के आविष्कर्ता कौन है? तो वो है डकलस एंजिल बर्ड। डकलस एंजल बर्ड, डकलस एंजल बर्ड, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपको। और ये दोनों ही कैसी है भाई? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये चीज हमें याद में रखनी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइमरी इनपुट डिवाइस, और नेक्स्ट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। क्या है भाई? माउस, ठीक है। चलिए, माउस के इन्वेंटर कौन है भाई? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो आई होप कि आपको याद हो ही चुका होगा कि माउस के इन्वेंटर या आविष्कर्ता है डकलस एंजिल बर्ड, ठीक है। चलिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ जाता है। चलो, अब एक चीज कि मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि एक शब्द आया है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है भाई? एक पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, या कौन कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती है? जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अब इस पेन से मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो इसका मतलब मैं पॉइंट कर रही हूँ। ऐसे ही आप क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी फाइल फोल्डर या आइकन बने होते हैं, वो आप जो है किससे नोट करते हो? आप करते हो माउस से। माउस से कैसे भाई? जो कर्सर होता है, माउस कर्सर के द्वारा इसको आप पॉइंट करते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जैसे एक और इनपुट डिवाइस होती है जॉयस्टिक। कौन सी भाई? जॉयस्टिक, जो कि वीडियो गेम खेलने में यूज की जाती है ना। कैसी दिखती है जॉयस्टिक, अभी हम आगे देखेंगे। ये जॉयस्टिक भी क्या करती है? किसी चीज को डायरेक्शन देने का, नेविगेट करने का काम करती है। तो एक तरीके से ये भी पॉइंट करने का काम करती है। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस में ऐसी डिवाइस जो कि किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का काम करती है, वो कहलाती है पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है, एक बार पहले मैं उन्हीं के बारे में बता देती हूँ। तो देखो भाई, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। लाइट पेन जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है। आगे बात करूँ जॉय स्टिक, तो जॉय स्टिक भी एक प्रकार की क्या है भाई? पॉइंटिंग डिवाइस है। और आगे हम एक पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है। चलिए, आगे देखो। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है तथा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हो गया हमें। अब ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? सुनना भाई, कंप्यूटर को आप अपनी बात कंप्यूटर तक कैसे पहुंचा पाते हैं? आपके द्वारा और आप और कंप्यूटर के बीच में जो भी बातचीत होती है, उसको कहते हैं इंटरफेस होना। क्या कहते? इंटरफेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इंटरफेस। जो आपके और कंप्यूटर के बीच में बातचीत होती है ना भाई, आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा आप डाटा इनपुट करते हैं, तो वो आपके द्वारा दिए गए निर्देश है, और कंप्यूटर उनको प्रोसेस करके आपको जो है रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। तो आपके बीच में जो ये बातचीत हो रही है ना, वो बातचीत ही क्या कहलाती है? इंटरफेस कहलाती है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर में इंटरफेस की, ठीक है, इंटरफेस की बात करें तो कंप्यूटर में इंटरफेस जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक इंटरफेस हो सकता है CUI बेस्ड। भाई कैसा हो सकता है? CUI बेस्ड हो सकता है। और एक इंटरफेस हो सकता है GUI बेस्ड। CUI बेस्ड की मैं बात करूं, CUI का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है भाई? करेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसी को कहते हैं कमांड लाइन यूजर फेस, ठीक है। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है? इसको चाहे आप करेक्टर कहो या इसको आप यूजर कहो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई जब हम कंप्यूटर को अपनी कोई भी बात कमांड देकर या अक्षर टाइप कर कर देते हैं, इसका मतलब हम कंप्यूटर के साथ किस माध्यम से बातचीत कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं CUI माध्यम से। यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो बातचीत हो रही है वो शब्दों को लेके हो रही है, कमांड देके की जा रही है। जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, इसका मतलब मैंने कंप्यूटर को जो है निर्देश जो दिए वो अक्षरों में, मतलब टाइप करके, और फिर मैंने उसको अक्षरों के रूप में कमांड दी है, ठीक है। तो कैरेक्टर का यूज, मतलब कैरेक्टर यानी अक्षरों का यूज करके या कमांड देकर जब आप कंप्यूटर से काम करवाते हो, तो आपके और बीच में, मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में
यूजर व कंप्यूटर के बीच में ऐसा इंटरफेस जो है वो CUI कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? CUI कहलाता है, यूजर व कंप्यूटर के बीच का, के बीच इंटरफेस। ठीक है, वो कैसा कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपके CUI बेस्ड। अगर आप कैरेक्टर या कमांड देके कर, जैसे कि मुझे मान लो कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन करना है। अब MS वर्ड ओपन करने के लिए मैंने उसकी रन कमांड के माध्यम से MS वर्ड को ओपन किया है। क्या है रन कमांड, कैसे काम करती है, कैसे रन बॉक्स ओपन होता है, ये सब जो है हम जो जब हम MS ऑफिस वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ मैं डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो कि जैसे मुझे MS वर्ड ओपन करना है तो मेरे पास में ये रन बॉक्स ओपन है, और इस रन बॉक्स में मुझे वर्ड को ओपन करने की रन कमांड देनी होगी। क्या देनी होगी भाई? रन कमांड लिखनी होगी। और MS वर्ड ओपन करने की रन कमांड होती है विनवर्ड, विनवर्ड डॉट EXE, विनवर्ड डॉट EXE। ठीक है, ये रन कमांड होती है। तो जब ये रन कमांड में दूंगी और एंटर की प्रेस करूंगी तो वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख कर यानी कुछ टाइप कर कर फिर अपना कंप्यूटर से काम कराया है। ठीक है, अब इधर बात करते हैं। इधर इसकी बात करें तो पहले इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब जो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये इसमें कैसे होगा कि जो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप स्क्रीन होगी, कौन सी स्क्रीन होगी भाई? डेस्कटॉप स्क्रीन जो होगी, उस डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि कुछ आइकन बने होते हैं, कुछ आइकन बने होते हैं। जैसे हमारे फोन में मैं बात करूं, हमारे फोन में मैसेज है, मैसेज का आइकन देख के हम पता करते हैं कि भाई ये मैसेज वाला फोल्डर है, क्योंकि उस पर इस तरीके से एक लिफाफा बना हुआ होता है। तो ये ग्राफ बना हुआ होता है ना भाई, ये ग्राफिकल है, मतलब कि ये लिफाफा देख के हम पहचान पाते हैं कि ये मैसेज वाला फोल्डर है। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप का ऐसे व्हाट्सएप वाला वो आइकन जो होता है उसको भी हम पहचान पाते हैं। ठीक है, जैसे गैलरी जो होती है, गैलरी के लिए जैसे इमेजेस वगैरह यहाँ लगी होती है तो हमें पता चलता है कि ये गैलरी वाला फोल्डर है। ठीक है, तो भाई इन ग्राफ को देख के, ये जो ग्राफिक्स है इनको देख के हमें आइडिया लगता है कि ये फोल्डर किसका है। ठीक है, अब अगर मैं इधर बात करूं, भाई डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही इसी तरीके के फोल्डर बने हुए होते हैं, आइकन बने हुए होते हैं, जैसे माय कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, है ना, या आपने और भी कोई फाइल वगैरह बनाकर वहां पर आइकन बनाए। तो आप क्या करते हो, जैसे आपको माय कंप्यूटर खोलना है, अब माय कंप्यूटर वाला अगर आपको खोलना है तो आप क्या करोगे, माउस से कर्सर को यहाँ ले जाओगे और डायरेक्ट इस ग्राफ पे आप क्लिक करोगे और ग्राफिक आइकन पे क्लिक करोगे तो माय कंप्यूटर का जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, सॉरी ग्राफ क्या मतलब रेखा चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से अगर हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, मतलब यूजर अपना इनपुट अगर ग्राफिक्स के माध्यम से देता है और कंप्यूटर भी उस ग्राफिक्स के माध्यम से ही आउटपुट देता है, तो यहाँ पर यूजर और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस होता है वो कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और माउस का अगर हम देखें तो माउस का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है हम इसी के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। भाई डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो ये आइकन, फाइल या फोल्डर के जो आइकन बने हुए होते हैं, तो हम माउस के कर्सर को वहाँ ले जाते हैं और वहीं से हम जो है इन फाइल और फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। हम कोई इनको ओपन करने के लिए कोई कमांड देकर इनको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि माउस जो है इसका यूज़ कब से बढ़ गया है, जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शुरू हो गया था कंप्यूटर में, तब से माउस का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इस माउस में होते कितने बटन हैं, तो माउस में होते हैं मेनली 3 बटन। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दाया, बाया और मध्य बटन यानी राइट, लेफ्ट एंड सेंटर बटन कहते हैं। ठीक है, और सबने देखा होगा माउस, है ना भाई, ये जो माउस होता है इसमें 3 बटन होते हैं ना। एक तो ये अगर इसकी बात करें, ये तो होता है लेफ्ट बटन, ये होता है लेफ्ट बटन। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये होता है राइट बटन। ठीक है, चलिए ये राइट बटन हो गया आपका। चलो, और यहाँ पर देखो एक छोटी सी बोल जैसी पहिए जैसी आकृति होती है, ये जो पहिए जैसी आकृति लगी होती है बीच में, ये होती है स्क्रोल बटन। कौन सी बटन भाई? स्क्रोल बटन। ठीक है, चलिए तो ये 3 बटन होते हैं। अब ये 3 बटन काम कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले कि माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दाया, बाया और मध्य बटन यानी कि राइट, लेफ्ट एंड सेंटर बटन कहते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है, ये जो माउस है कभी इसको उठा के देखना, इसके नीचे एक बॉल होती है। वो बॉल क्यों होती है? क्योंकि ये माउस जो है माउस पैड पे रखा हुआ होता है, तो माउस पैड पे हम इस माउस को आसानी से खिसका सके, है ना, तो उसके लिए इसके नीचे क्या लगी होती है, रबर बॉल लगी होती है। चलिए, अब माउस में 3 बटन, बाया बटन, लेफ्ट बटन, इसका क्या काम होता है? इससे जो है क्लिक किया जा सकता है। जब आप इसको एक बार प्रेस करते हो तो उसको कहते हैं सिंगल क्लिक। क्या कहते हैं भाई? सिंगल क्लिक कहते हैं। ठीक है, और जब आप इस बटन को 2 बार प्रेस करते हो एक साथ तो उसको कहते हैं डबल क्लिक। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि माउस के किस बटन से सिंगल और डबल क्लिक दोनों किए जा सकते हैं? माउस के किस बटन से
सिंगल और डबल क्लिक दोनों किए जा सकते हैं, तो लेफ्ट बटन से सिंगल और डबल क्लिक दोनों यूज किए जा सकते हैं। पॉइंट किया जाता है किसी भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे किसी फाइल फोल्डर के आइकन को, या कंप्यूटर में कहीं पे भी आप कर्सर को किसी चीज को ले जाके पॉइंट करना चाहते हो। जैसे मैंने कर्सर को यहाँ जैसे वाले शब्द के यहाँ लाके छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट किससे कर रही हूँ, ये लेफ्ट बटन से ही कर पा रही हूँ, ठीक है। या ड्रैग करने का काम किया जा सकता है। ड्रैग करने का मतलब है कि मान लो कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपने एक आइकन यहाँ या किसी फाइल या फोल्डर का आइकन यहाँ पे है। अब आप क्या चाहते हो कि ये यहाँ की जगह यहाँ नीचे आ जाए। आप क्या करेंगे, इस फाइल या फोल्डर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसके लेफ्ट बटन से इसको सिंगल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे माउस को पीछे खींचेंगे, माउस पैड पे धीरे धीरे पीछे खींचेंगे। तो जैसे जैसे आप माउस को पीछे खींचेंगे वैसे वैसे ये जो है यहाँ से ये फाइल फोल्डर उठ जाएगा और ये ड्रैग होता जाएगा, और आप इसको जहाँ जिस जगह रखना चाहते हैं वहां ले जाकर आप माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। जैसे आप लेफ्ट क्लिक से हाथ हटाएंगे, इसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आए, खींच कर आप यहाँ लेके आ गए, और फिर जैसे जहां पर आपने छोड़ा वहीं पर ये क्या हो जाएगा, फाइल फोल्डर रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, तो उसको कहते हैं ड्रैग करना। क्या कहते हैं भाई, ड्रैग करना। तो माउस के लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट करना तथा ड्रैग करने वाले काम किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इसकी यूजेस को लेके भी क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए आगे बात करें, राइट बटन कैसे काम करता है। तो माउस में जो राइट बटन होता है ये विशेष कार्य जैसे डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु, भाई आपने मान लो इस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्लिक करके आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि इसको आपने डबल क्लिक किया तो ये फाइल फोल्डर ओपन हो गया, लेकिन मान लीजिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, अगर जैसे ही आप राइट बटन दबाओगे तो एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा साइड में, स्लाइड है ना, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में जैसे है बहुत सारी कमांड होती है, ओपन सेव कट पेस्ट, इन सारी की कमांड आती है ना। तो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए राइट बटन का यूज किया जाता है, या किसी भी तो है उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए भी राइट बटन का यूज किया जाता है। चले आगे, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें होता है एक मध्य में यानी एक बीच में भी एक बटन होता है जो कि पहिए की आकृति जैसा होता है, ठीक है। पहली चीज तो मध्य वाला बटन सेंटर बटन कहलाएगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्रॉल बटन। तो आपको पता है ये स्क्रॉल बटन कैसे काम करता है। आप माउस में इस स्क्रॉल बटन की सहायता से आप जो है पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप स्क्रॉल करते हो तो पेज ऊपर नीचे हो जाता है, दाएं बाएं कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रॉल बटन की भी कहते हैं किसको, बीच वाले बटन को। इसका प्रयोग कर किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो कि अभी ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं माउस के बटन स्क्रॉल से उसको स्क्रॉल करूंगी तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा कि हमने जो है दोनों प्राइमरी इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए हैं। हमने कीबोर्ड अच्छे से पढ़ लिया, हमने माउस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इसके तीनों बटन के यूजेस अच्छे से पढ़ लिए, तो सब कुछ हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। अच्छा चलो, माउस से रिलेटेड कुछ और एक चीजें वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं व दाएं बटन के कार्यों में अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं हाथ से काम करने जो लेफ्ट हैंडी होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें माउस की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। कैसे कि भाई वो राइट बटन को लेफ्ट बटन के जैसे यूज कर सकते हैं और लेफ्ट बटन को राइट बटन के जैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब माउस की मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या क्या है, किसी भी चीज को पॉइंट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। तो पॉइंट एंड सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। माउस पॉइंटर को किसी स्थान पर ले जाने पर अगर वे अगर वे हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे पॉइंट करना कहते हैं। किसी स्थान पर अगर आइकन या अक्षर के रंग में परिवर्तन हो जाए तो इसे सेलेक्ट करना कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करी हुई चीज जो है वो ब्लू कलर से प्रदर्शित होती है। और आप तो कंप्यूटर में क्यों जाओ, आप अपने मोबाइल में देख लो। आप अपने मोबाइल में जब किसी को मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हो। तो सेलेक्ट करते हो तो आपको पता है कि वो ब्लू हो जाती है, उस पर ब्लू स्क्रीन आ जाती है ना। तो सेलेक्ट का तो मतलब है ब्लू स्क्रीन आना, और जहां पर आप पॉइंट कर रहे हो, कर्सर कर रहे हो कंप्यूटर में, तो वहां पर हाथ की आकृति आ जाती है ना, हाथ का पंजे जैसी आकृति आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्लिक क्लिक माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ना वो सिंगल क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाकर छोड़ना वो डबल क्लिक कहलाता है, ठीक है। चलिए ड्रैग माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर ड्रैग करना क्या होता है, माउस के बाएं बटन को दबा कर रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जिससे जिस ऑब्जेक्ट पर आपने कर्सर रखकर उस माउस को दबाया है वो ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे खसकता जाएगा।
वो प्रक्रिया कहलाती है ड्रैग कहलाना। क्या कहलाती है? ड्रैग कहलाना। अच्छा एक चीज कि भाई आपने जैसे इसको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और अब आप इसको माउस के द्वारा खींच कर यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो आप जब इसको खींच रहे हैं वो तो कहलाती है ड्रैग करना। क्या कहलाती है? ड्रैग करना। और जब आप इसको यहाँ ले जाकर छोड़ देते हो तो ये कहलाती है ड्रॉप करना। क्या कहलाती है भाई? ड्रॉप करना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया, ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? माउस इनपुट डिवाइस के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है। और माउस में भी ये किस बटन के द्वारा? भाई बाय बटन यानी लेफ्ट बटन के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो है वो प्रक्रिया की जा सकती है। चलो आगे। अब आगे देखो, पेंट प्रोग्राम में इसे कलम ब्रश की तरह प्रयोग किया जाता है। भाई छोड़ो छोड़ो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल माउस क्या है? ऑप्टिकल माउस, इसमें रबर बॉल की जगह प्रकाशीय डायोड यानी एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। चलिए, वो और सेंसर का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्टिकल माउस होते हैं भाई ये वायरलेस होंगे। पहली चीज तो ये वायर्ड से अटैच नहीं होंगे, वायर्ड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे। तो ये वायरलेस होंगे और इसके अंदर जो ये माउस काम करेगा वो किस पे बेस्ड होगा भाई? प्रकाशीय डायोड पे बेस्ड होगा। ठीक है। चले आगे। तो ऑप्टिकल माउस भी मार्केट में अवेलेबल है, हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक तरीके से जो है माउस ही है। ट्रैक बॉल भी एक तरीके से क्या है भाई? माउस ही है। इसको माउस की जगह यूज किया जाता है। पर इसके अंदर होता है क्या है? अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये देखो यहाँ पर, ये बिल्कुल माउस जैसी है, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा बटन होता है वो बहुत बड़ी बॉल होती है। अगर मैं नॉर्मल से माउस की बात करूं तो यहाँ पर बीच में जो एक पहिए जैसी आकृति का था वो तो स्क्रॉल बटन था, लेकिन यहाँ पर इस ट्रैक बॉल के अंदर ये बॉल ही जो है, इसका लेफ्ट बटन है, इसका राइट बटन है, मतलब सारा काम ये जो है इस ब्लॉक बॉल के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉल लगी हुई, इस कारण से इसका नाम भी क्या हो गया भाई? ट्रैक बॉल। चीज को ट्रैक भी है ना इस बॉल के माध्यम से ही किया जा रहा है। ये माउस का ही प्रारूप है, मतलब माउस जैसा ही है, जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। ठीक है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। भाई माउस में आप क्या कर रहे थे? माउस में आप क्या कर रहे थे कि भाई जो है आपने अगर इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको इसको ड्रैग करना है यहाँ पे, है ना, इसको हटाकर यहाँ लाना है, तो आपको इस माउस पेड पर माउस को भी खिसकाना पड़ता था। इस माउस पेड पर आप माउस को भी धीरे धीरे खिसकाते थे। ठीक है। लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। ट्रैक बॉल जहाँ पड़ी है, जिस पेड ट्रैक पैड पे पड़ी है, वहां पर आपको इसको बार बार आगे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे पीछे ले जाने का काम कौन करती है? ये बॉल ही। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, ये माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो पढ़ लिया हमने ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो ट्रैक बॉल का यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में। ठीक है। कैड के क्षेत्र में जो है, और जैसे अगर मैं बात करूँ तो आजकल इसको तो मेनली हॉस्पिटल्स में भी यूज करने लगे हैं। हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो माउस जो है ये ट्रैक बॉल वाले ही काम में आ रहे हैं। ठीक है। चलो देखो, इसका उपयोग मुख्यतः केड केड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा केम केम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। क्लियर हुई यहाँ पे? तो चलिए, हमने जो है तीसरी इनपुट डिवाइस भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ते हैं, और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है भाई, ये वैसे अगर बात करें तो ये वीडियो गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए ऐसी इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। और यहाँ देखो इसकी पिक बनी हुई है, ये होता है जॉयस्टिक। जहाँ पर देखो ये स्टिक की आकृति जैसी, ये जो है यहाँ पर ये एक स्टिक बनाई हुई है, और यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जब ये मोबाइल में कोई वीडियो गेम चल रहा है, जैसे कार रेस वाला वीडियो गेम वो गेम चल रहा है, तो बच्चे इसी स्टिक को दाएं बाएं आगे पीछे घुमाकर उस कार की रेस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। यानी उस कार को नेविगेट करने का काम किससे किया जा रहा है? इसी स्टिक के द्वारा किया जा रहा है। तो भाई जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, और जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी और लगा दी जाती है, तो देखो नीचे वाला जो हिस्सा है ये तो बॉल के जैसा हो गया, और ऊपर जो है ये स्टिक जैसा दिख रहा है, ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, है ना, सिमुलेटर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सिमुलेटर आदि में किया जाता है। तो बेसिकली जो मैं ये जॉयस्टिक जो इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में जो अगर एग्जाम हम पिछले पेपर देखें उनमें इसका क्वेश्चन इसी तरीके से आया है कि भाई जो ये जॉयस्टिक है ये किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। ठीक है। कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है प्रकाशीय पेन यानी लाइट पेन। अभी आपके सामने जो भाई मैं इस पेन का यूज करके बार बार इस बोर्ड पे कुछ लिख पा रही हूँ, वो किसके कारण लिख पा रही हूँ? देखो कि ये वायरलेस है, इसका कोई वायर अटैच नहीं है, तो फिर इससे ये काम कैसे हो पा रहा है? ये काम हो पा रहा है क्योंकि ये प्रकाशीय पद्धति पे काम करता है। ठीक है, तो लाइट पेन जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। देखो मैं अब यहाँ पे इस बोर्ड पे कुछ लिख पा रही हूँ, यानी मैंने इस बोर्ड पे इनपुट किया है किसके माध्यम से? इस लाइट पेन के माध्यम से। ये पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस भी है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो स्कैनर। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है स्कैनर। क्या होता है भाई स्कैनर? कैसे काम करती है ये इनपुट डिवाइस? स्कैनर का अगर हम बात करें तो स्कैनर जो है किसी स्कैन करने का काम करती है। स्कैन करने का मतलब है कि एक पेज पे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, उस पे अगर हम उस मशीन को ले जाएंगे तो इस पेज पे लिखा हुआ डाटा जो है उस मशीन के अंदर चला जाता है। इस पेज पे लिखे हुए डाटा का उस मशीन के अंदर जाना ही क्या कहलाता है? स्कैन करना। क्या कहलाता है भाई? स्कैन होना। ठीक है, स्कैनर भी एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब कौन कौन से स्कैनर होते हैं? स्कैनर होते कितने प्रकार के हैं भाई? हम जो है हमारी जो डेली रूटीन वाली लाइफ है, हम हमारी दिनचर्याओं में देखें, या हम लोग जैसे कि अगर शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें एक तरीके का स्कैनर देखने को मिल सकता है। हम जो है कि बाहर शॉप पे कहीं से कुछ लेके आए तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई? पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट जब हम पेटीएम से कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं तो हम स्कैन करके ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आजकल अगर हम बात करें तो स्कैनर बहुत से रूप होते हैं। अब कैसे-कैसे स्कैनर होते हैं, स्कैनर के टाइप क्या है, वो हम देख लेते हैं। चलो, स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कर तस्वीर और रेखाचित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। अब मान लो कि जैसे अगर बात करें हम, है ना, हम क्या करते हैं कि कैमरा जो कैमरा होता है डिजिटल कैमरा, उससे हम फोटो ले लेते हैं। हम हमारे फ़ोन की ही बात कर लेते हैं, हम फ़ोन से फ़ोटो तो ले ही लेते हैं, है ना? फ़ोटो लेने के बाद में हम उस फ़ोटो में एडिटिंग भी कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये लाइन यही कहना चाहती है कि जो फ़ोटो आपने ली वो एक तरीके से मेमोरी में सेव हो, सुरक्षित हो गई। उसके बाद में आप उस पे किसी प्रकार की जो है प्रोसेसिंग कर सकते हो, मतलब उसको एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है? चलिए, अब देखिएगा कि स्कैनर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर। आपने लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन देखी होगी। ये ऊपर का जो स्कैनर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और यहाँ पर देखो इस डायग्राम में भी आपको एक फोटोकॉपी मशीन के बारे में बता रखा है। इसका ये जो वाला है ये है मेन स्कैनर, ठीक है? और ये बिल्कुल कैसा है भाई? फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है और एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, जो कि इस फ्लैट बेड से थोड़ा मोटा होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, चलिए, तो स्कैनर मेनली 2 प्रकार के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन-कौन से स्कैनर है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बार कोड रीडर, बीसीआर। बार कोड रीडर नाम से ही पता है कि भाई जो बार कोड होता है उसके पीछे किस प्रकार का कोड होता है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि उनके रेपर के पीछे जो है इस तरीके की ब्लैक एंड व्हाइट ये लाइन्स होती हैं। इन लाइन्स के पीछे ये जो लाइन होती है, ब्लैक लाइन्स जो होती है, यही कहलाती है बारकोड लाइन्स। क्या कहलाती है? बारकोड लाइन्स। इन लाइनों के पीछे जो है उस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं लिखी होती हैं। तो बारकोड रीडर स्कैनर क्या करता है? जब उस प्रोडक्ट पे ये जो ब्लैक लाइनें बनी हुई हैं, आप उस मशीन को, उस स्कैनर को जब इन लाइनों के ऊपर से लेके जाते हैं, तो इस लाइनों के पीछे जो भी गुप्त सूचना है, वो कहाँ होती है? वो उस मशीन में स्कैन हो जाती है। और उस मशीन में जब वो स्कैन हो जाती है, तो उस स्कैन को पढ़ लिया, उस कोड को पढ़ लिया जाता है, उस विशेषताओं को पढ़ लिया जाता है कि भई इसमें प्रोडक्ट के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो बारकोड रीडर, बारकोड विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं। उनकी चौड़ाई और 2 पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से, तो देखो ये बारकोड पे सबसे पहले तो ये काली पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ठीक है? उनकी चौड़ाई, अब इनकी चौड़ाई देखो, कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौड़ी है, किसी की चौड़ाई कम है, ठीक है? तो चौड़ाई और 2 पट्टियों के बीच की दूरी, ये 2 पट्टियों के बीच में दूरी देखो यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 2 के बीच में कम है, ठीक है? तो 2 पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उसमें सूचनाएँ निहित रहती हैं। इन सूचनाओं को बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद या वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जाता है। भाई इसके पीछे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो एक स्पेशल कोड लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो स्कैन कर ली जाती है स्कैनर के द्वारा, और फिर उसको कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे पढ़ लिया जाता है कि भाई ये क्या सूचना लिखी हुई थी। तो बार कोड रीडर के द्वारा भी बार कोड को स्कैन करके सूचनाओं को पढ़ा जाता है। बारकोड रीडर यहाँ पे क्या है भाई? एक प्रकार का स्कैनर है, और बारकोड रीडर एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस।
ठीक है, चलो अब आगे और बढ़ते हैं, आगे और स्कैनर की बात करते हैं। तो एक स्कैनर होता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है और इसी को रीडर भी कह सकते हैं। यानी ये स्कैनर क्या काम करेगा, ऐसी सूचनाएं जो चुंबकीय शाई का यूज करके लिखी गई है, ऐसी सूचनाएं जो चुंबकीय शाई का उपयोग करके लिखी गई है, उन सूचनाओं को पढ़ने के लिए जो है MICR का यूज किया जाता है। उसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर यानी चुंबकीय शाई में छपे हुए वर्णों को पढ़ने के लिए या उन वर्णों को पहचानने के लिए हम जिस स्कैनर का यूज करते हैं वो होता है MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब ऐसे चुंबकीय शाई वाले अक्षर कहाँ होते हैं, तो देखिएगा आपने बैंक चेक तो देखा ही होगा। बैंक चेक की अगर हम बात करें तो एक बैंक चेक के अंदर सबसे नीचे यहाँ पर होता है MICR कोड, यहाँ पे होता है बिल्कुल बीच में होता है MICR कोड। ठीक है, ये जो MICR कोड होता है ये चुंबकीय शाई में लिखा हुआ होता है। ये होता क्या है भाई, ये टोटल 9 नंबर का MICR कोड होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई MICR कोड में कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। 9 नंबर की अगर बात करें तो इसके पहले 3 नंबर, के पहले 3 नंबर जो होंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ये पहले 3 नंबर तो शहर का नाम बताते हैं, जिस शहर में वो बैंक है, शहर का नाम बताते हैं ये, ठीक है। उससे अगले 3 नंबर जो है वो बैंक का नाम बताते हैं, किसका नाम बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं। और फिर उससे भी अगले 3 नंबर जो है वो बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। कब नाम बताते हैं भाई, बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक जो भी यहाँ पर बैंक चेक होता है उसमें जो है एक मैग्नेटिक इंक में यानी चुंबकीय शाई में कुछ कोड लिखे होते हैं और ये कोड होते हैं टोटल 9 नंबर के। और उन कोड के पीछे भाई वो कोड किसकी जानकारी देते हैं, तो वो कोड जानकारी देते हैं शहर के नाम की, बैंक के नाम की और जो है बैंक के ब्रांच की नाम की। ठीक है, चलिए अब सुनो कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग भाई, MICR का प्रयोग है ना। जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर MICR का प्रयोग विशेष चुंबकीय शाई यानी आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक या ड्राफ्ट में किया जा रहा है। तो बैंक में तो मैंने बता ही दिया चेक पे कहाँ लिखे होते हैं। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक या ड्राफ्ट का भुगतान करने और नकल को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर किसी को ये कोड पढ़ना नहीं आता है, सिर्फ MICR रीडर ही इसको पढ़ता है। ठीक है, और ये गुप्त सूचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है ये सब कुछ हमने देख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। MICR हो गया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। और जैसे मैंने OMR का नाम बोला है आप सबको याद आ गए होंगे अपने एग्जाम की भाई, तो हमारा अभी जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है वो OMR शीट पे होता है भाई। हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और ऑब्जेक्टिव टाइप है तो भाई OMR शीट का ही यूज हो रहा है। तो भाई जो OMR शीट में आप क्या करते हो, पेन से बबल फिल करके आते हो और जो बबल आप फिल करते हो भाई जो आंसर आपने दिए हैं वही तो है, उन बबल्स को काउंट किया जाता है और आपके आंसर्स को चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये OMR शीट चेक करने वाली मशीन लगी हुई है। ठीक है, OMR शीट चेक करने वाली ये मशीन है, इसमें OMR शीट को डाल दिया गया है। तो यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, भाई ये ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रकाशीय। अब आपने जो है ये पेन से जो साइन किया है, ये जो OMR शीट बनी होती है, यहाँ पर जो आपने ये पेन से ये बिंदु फिल करे हैं वो है ना इस मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाती है। ठीक है, आज अब इसमें ये चेक किससे होता है, प्रकाशीय पद्धति से। ये जो आपके ओमार शीट चेक होती है ना, ये प्रकाशीय पद्धति से चेक होती है, इसलिए इसको ऑप्टिकल कहा गया है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाती है। आजकल वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो उत्तर पुस्तिकाएं है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। वही ओमार शीट को चेक करने के लिए जिस स्कैनर का यूज किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या क्या याद रखोगे, याद क्या रखना है, OMR एक स्कैनर है, OMR एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज OMR मार्कशीट को चेक करने के लिए किया जाता है। चलो आगे देखो, डिजिटल कैमरा।
भाई नॉर्मल जो कैमरा है जिससे आप फोटो लेते हो, तो किसी भी भौतिक क्षेत्र की हम फोटो ले सकते हैं और उसको हम जो है हमारे कैमरे के अंदर मेमोरी में सेव कर सकते हैं। और हम चाहे तो उसमें बहुत सारा फेर बदल भी कर सकते हैं, मतलब हम उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह उपयोग में किया जाता है, ठीक है। चलो, तो डिजिटल कैमरा भी एक क्या है भाई, क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा भी एक प्रकार का क्या होगा भाई, वेब कैमरा। आपने देखा होगा जब आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, दूर दराज लोगों से बैठे हुए, अपने रिश्तेदारों से बैठे हुए जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो आपके लैपटॉप के मॉनिटर पे या कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो एक कैमरा लगा होता है वो होता है वेब कैमरा, ठीक है। और वो वेब कैमरा भी किसका काम करता है भाई, इनपुट डिवाइस का काम करता है। तो वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। चलो आगे बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का नाम लेते ही तो अभी भी आप जो है हमारी क्लास अपने जो है स्मार्टफोन पे ही देख रहे हैं, और आपको पता है स्मार्टफोन है तो टच स्क्रीन हो गई। टच स्क्रीन है मतलब टच से ही आप इनपुट दे रहे हो और टच से ही आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए, तो टच स्क्रीन जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है, वो होती है टच स्क्रीन। आप तो कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, मोबाइल को ही देख लीजिए। मोबाइल पे आप जो है अपने फिंगर से टच करके ही मोबाइल के अंदर आप इनपुट देते हैं, ठीक है। चलिए, टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों में एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र पर इंफॉर्मेशन कियोस्क में किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है माइक्रोफोन। भाई कौन सी फोन, माइक्रोफोन। इससे क्या किया जाता है, ध्वनि को जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के विकास से आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए माइक का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफोन भी एक जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। मतलब आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज़ की पहचान कर सके ऐसी मशीन जो है वो होती है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ जो है कंप्यूटर के अंदर जा रही है, फिर वो रेस्पॉन्स देता है, फिर वो उसको पहचानता है, ठीक है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान है। भाई हम बात करें जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंडनेस होते हैं ना, मतलब जो देख नहीं, ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए तो भाई कंप्यूटर पे काम कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर पे वो काम ये है कि वो बोल कर ही कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करेंगे। तो जब वो बोलेंगे तो बोलने के लिए भाई कंप्यूटर उनकी आवाज़ को कैसे पहचाने, तो उसके लिए होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। चलो, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, अब स्टार्ट, हमने सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली है। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो है, मुझे लगता है कि हम अगर कल की क्लास में शुरू करें तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हम एक नए चैप्टर, नए पॉइंट को पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। तो भाई अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं पहले कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है ना। हमने जो है इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक बार थोड़ा आपको बता दूं कि हमने कौन कौन सी जो है इनपुट डिवाइस पढ़ ली है। एक बार आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और आपको भी याद रहेगा कि भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन सी। इनपुट डिवाइस जो है, देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर हमने माउस इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, यानी कि माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में हमने ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ा, तो ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। के बाद अगर मैं बात करूं तो हमने जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, जॉयस्टिक जो कि कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए काम आती है। तो जॉयस्टिक भी यहाँ पे क्या है भाई, एक प्रकार की इनपुटेड डिवाइस है, ठीक है। चलिए, तो जॉयस्टिक भी जो है यहाँ पर एक प्रकार की क्या है भाई, इनपुटेड डिवाइस है, ठीक है। तो जॉयस्टिक हो गई। चलिए, उसके बाद में अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें जॉयस्टिक के बाद में अगर हम बात करें, तो हमने सभी प्रकार के स्कैनर के बारे में पढ़ा। स्कैनर की बात की जाए तो स्कैनर में हमने पढ़ा बीसीआर, बार कोड रीडर, हमने पढ़ा एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर हमने पढ़ा ओएमआर, ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो ओएमआर शीट को चेक करता है। और एक हमने भूल यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता देती हूँ, ओसीआर। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो। ओसीआर ऑप्टिकल, ये लो हट गया, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये किस में काम आता है, ये भी एक प्रकार का स्कैनर है। ये कैसे काम आता है भाई, बुक्स जो होती है, अगर आप मानते हो कि बुक का डाटा आप कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो,
तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन होती है, ये एक ऐसा स्कैनर होता है कि आप जिस बुक का डाटा कंप्यूटर में फीड करना चाहते हो, आप उस बुक के ऊपर से इस मशीन को लेके जाओ, उस बुक के पेज पर इस मशीन को आप लेके जाइए। तो उस बुक के अंदर जो भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं, है ना, वो कैरेक्टर जो है अपने आप ही उस मशीन में क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे, और उस मशीन के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, तो बुक्स के डाटा को या नोट्स के डाटा को कंप्यूटर में सेव करने के लिए हम जिस स्कैनर का यूज करते हैं वो कौन सा है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी अक्षरों को स्कैन करता है ये। ठीक है, चलो, तो ये स्कैनर है, ये इतने प्रकार के स्कैनर हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लो आप, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैनर की मैं बात करूं, क्यूआर कोड स्कैनर भैया, आप जो आजकल लेना, हम सबसे ज़्यादा जो है पेमेंट हम ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, और आप जाते हो कि किसी भी शॉप पे जाके आपने कोई भी वस्तु ली तो वहाँ स्कैनर होता है, और ये क्यूआर कोड जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है ना, वर्गाकार रूप में ये क्यूआर कोड होता है। इसके पीछे एक कोड लिखा होता है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के शॉप से आप शॉप, मतलब उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट की एक स्पेशल इसमें वो होती है कोडिंग, कि भाई क्या है उसके पीछे की सूचनाएं। तो आप उसको ले जाके अपना मोबाइल उसके सामने ले जाते हो, फिर मोबाइल क्या करता है, उस इसके क्यूआर कोड के पीछे का जो है उसको स्कैन करेगा, उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा, और फिर उसके लिए ही रेस्पॉन्स करेगा। अब क्यूआर कोड भी एक प्रकार का स्कैनर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना आप, ठीक है, चलो, वो बहुत सी इनपुट डिवाइस अभी भी याद आ रही है। ठीक है, चलो देखो, क्यूआर कोड में भी पूछते हैं कि क्यूआर कोड होता कितने नंबर का है। क्यूआर कोड होता है 4 नंबर का। कितने नंबर का होता है भाई, 4 नंबर का क्यूआर कोड होता है। जबकि एमआईसीआर की बात करें तो एमआईसीआर कोड कितने नंबर का था भाई, 9 नंबर का था। एमआईसीआर कोड तो 9 नंबर का है, जबकि क्यूआर कोड कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का कोड होता है। ठीक है, चलो, उसके अलावा हमने पढ़ी है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमने पढ़ा है माइक्रोफोन जो हमारी ध्वनि या हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर सेव करता है। तो माइक्रोफोन भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजिटल कैमरा ले लीजिए, डिजिटल कैमरा भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि वेब कैमरा भी एक प्रकार का क्या है भाई, वेब कैमरा की बात की जाए तो वेब कैमरा भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो हमने जो है ये टोटल इतनी सारी इनपुट डिवाइस पढ़ी है, और लगभग आपको एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे मैंने इनको पढ़ाते समय एक एक पे चर्चा की है। जैसे मैंने क्यूआर कोड का मुझे अभी याद आया तो मैंने बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इसके कोड कितने नंबर के होते हैं। एमआईसीआर के बारे में बता दिया। ठीक है, तो जो है आज हमने ये इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमने जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या है भाई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं भाई, हार्डवेयर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हार्डवेयर में हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। 4 चीज़ें कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस पढ़नी है जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। क्या पढ़ेंगे भाई, आउटपुट डिवाइस। कल की क्लास में हम आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आउटपुट डिवाइस जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे। और जब प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पढ़ेंगे मेमोरी डिवाइस। क्या पढ़ेंगे भाई, मेमोरी डिवाइस। तो ये 4 चीज़ें हमें हार्डवेयर में पढ़नी है, यानी अभी हमारा हार्डवेयर वाला टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, कि आप बस जो है ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।